خوش کرنے کے لیے माननीय मंत्री जी, आप सदन को ये बताइए कि आपकी सरकार इतनी झूठी खबर क्यों फैला रही है। माननीय रक्षा कि टीआरपी के लिए टीवी और अखबारों पर ऐसी खबरें होती है, लिहाजा सरकार को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे अखबारों और चैनलों वालों पर शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे जो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन ये भी काफी अच्छी बात है, कम से कम हमारी सरकार का प्रमोशन तो हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन के नाम पर खूब लूट मचाई गई है और मैं दावे से कह सकती हूँ कि इनकी सरकार ने बड़ा घोटाला भी किया है। इसमें इनकी सरकार का क्या कहना है? जवाब दीजिए। गलत है। हमारी हुकूमत ने कोरोना की वबा में आवाम के लिए दिन रात काम किया, फ्री मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया, फ्री राशन का इंतजाम किया और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनके लिए अलग अलग इंतजाम करवाए गए, खाने पीने की चीज और आइसोलेशन बेड, 13 लाख बेड आईसीयू वेंटिलेटर में और 6 लाख बेड 350 करोड़ रुपए खर्च करके वैक्सीन के लिए 17 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों और शहरियों के लिए 500 करोड़ रुपए मुकर्रर किए हैं। सदर मोहतरमा हमारी हुकूमत ने पड़ोसी ममालिक को 70% हत्या किया, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव ने इन ममालिक को तकरीबन 1,80,00,000 रुपए टैक्स दिए और हमारे अपोजिशन हमारी हरकत पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। प्रश्न क्रमांक संख्या 90 शाजिया परवीन, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि महोदय, कोरोना काल में स्कूलों और कॉलेजों को बंद होने की वजह से बच्चे शिक्षा से पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे की शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और साथ ही वे अपने शिक्षा को सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाए। मैं माननीय मंत्री से और ये भी पूछना चाहती हूँ कि महोदय, जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, वैसे बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए आपकी सरकार ने कौन-कौन से कार्य किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा विषय ये नहीं था कि बच्चे अपनी शिक्षा को रोकें, बल्कि हमारा लक्ष्य ये था कि ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपनी शिक्षा को जारी रखें। इसके लिए हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था कराई गई और जगह जगह स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था कराई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने इस नीति को और डेवलप करते हुए मिश्रित शिक्षण योजना चलाई। ये ऑनलाइन क्लास कोरोना काल का ही देन है, जो कि आज सारे बच्चे घर बैठे इंडिया के टॉप शिक्षक से पढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और नेता प्रतिपक्ष को मैं ये भी बता दूं कि लगभग सारे बच्चों को हमने फ्री में मोबाइल और टैब भी मुहैया कराई, ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। और जैसे ही कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी पाई, हमने स्कूल कॉलेज को अल्टरनेट वे में शुरू किया, ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना हो और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया और जगह जगह सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स की भी फ्री व्यवस्था कराई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और नेता प्रतिपक्ष को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने नई शिक्षा नीति, जो पहले 10वीं और 12वीं के पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया है। नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे। हमने इस नीति के तहत बीएड की अवधि 4 साल की कर दी गई है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सदन में खड़ी होकर लंबी लंबी फेंक रही हैं, इसकी जमीनी हकीकत तो 10% भी नहीं है। और अगर शिक्षा मंत्री को सदन में खड़ी कर दिया जाए तो ये 24 घंटा सिर्फ फेंकती ही रहेंगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, ये विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है शायद इनकी ज्ञान की कमी है। इनको डाटा चेक करनी चाहिए। भारत की शिक्षा पूरी दुनिया में सर्वोपरि मानी जाती है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी? प्रधान
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी नेता को शायद इस बात का मालूम नहीं है कि किसान जो हमें अनाज प्राप्त करते हैं, जिनके जरिए हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवी, जितने भी लोग हैं वो जो है खाना प्राप्त करते हैं और उसी से हमें जीवन भी प्राप्त होती है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी नेता को ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है वो एक दो नहीं बल्कि 6000 किसान के परिवारों को लाभ पहुँचा रही है और उनका ये कहना हुआ कि 2015 से लेकर 2016 तक 3.3 पॉइंट नहीं बल्कि 8.600 लाख जो है किसानों को सहायता दिया गया है और 2015 से 2016 तक के बीच 2022 से 2023 तक एक दो नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा उसे बढ़ाकर किसानों को प्राप्त कराया गया है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी हमने चलाई है, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए जो है बीमा योजना, किसान बीमा योजना के तहत 16,000 लोगों को, 16,000 किसान के परिवारों को इसका सहायता दिया गया है और उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि हमारे विपक्षी नेता को इस सदन में आने से पहले थोड़ी जो है ज्ञान जुटा लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपके जरिए खजाना से ये पूछना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ने की आम वजह क्या है? क्या इस महंगाई को रोका नहीं जा सकता? आज पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और खाने पीने की चीजों के दाम सोने चांदी के दाम के बराबर हो रहे हैं। सदर मोहतरमा बताइए, क्या गरीब आवाम इस महंगाई को झेल पाएगी? सदर मोहतरमा इनसे पूछिए कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम कब उठाएगी? जब बेचारे गरीब मजदूर आवाम भूख से मारे जाएंगे तब। मोहतरमा इमाम सदर, आपका शुक्रिया। आपने मुझे हमारी पार्टी के सवाल का जवाब देने में मौका दिया। मेरा जवाब ये है कि मैं अपने नेता साथी से बताना चाहता हूँ कि आज के इस मुल्क में महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रही है। इसकी पेश नजर पिछले हफ्ते की बात है, हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाए जाने वाले टैक्स में 8 रुपये और 6 रुपये फी लीटर कटौती की। इसके अगले ही दिन हमारी सरकार ने पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता कर दिया। और हमारी हुकूमत ने साथ ही राज्य सरकार से भी गुजारिश की है कि वो टैक्स में कमी करे। और हमारी हुकूमत ने उज्ज्वल योजना के तहत हर सिलेंडर गैस के साथ 200 रुपए देने की अपील की थी, लेकिन अभी हमारी सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी दी है। जो सिलेंडर गैस 1200 में मिलता था, अभी हमारी सरकार ने उसे 1000 कर दिया। इससे हमारे गरीबों को राहत होगी। और हमारी हुकूमत ने ऑटोमेटिक सिस्टम प्रणाली अपनाई है, जिसे फलों और सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने में काबू पा लिया जा सके। अभी कुछ दिन पहले की बात है, टमाटर का रेट 200 रुपये प्लस था, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से उसे असली रेट पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, मगर आज इसी देश में नारी को अपमानित करने के लिए मणिपुर में निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो कभी आदिवासी औरतों को रोटी मांगने की पदार्थ में कुछ बदमाशों द्वारा छेड़छाड़ जैसे घिनौनी हरकतों का सामना करना पड़ता है और इनकी सरकार मुंह में दही जमाए बैठी है। जवाब दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। सदर मोहतरमा, मैं आपके जरिए से अपने नेता साथी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मणिपुर हो या राजस्थान या फिर महाराष्ट्र और मुल्क के जिस इलाके में भी औरतों पर जो भी जुल्म हो रहा है, मैं इस पर अपना दुख जाहिर करता हूँ। फिर मैं अपने साथियों को इन्हें मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी सहूलतों और स्कीम लाई हैं। जैसे अगर किसी औरत पर घरेलू तशद्दुद हो या किसी बच्ची के साथ राह चलते छेड़छाड़ होती है तो ऐसे शख्स को 4 साल की कैद की सजा दी जाएगी। औरतों की तालीम और इनके तरक्की के लिए हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए पास किए हैं। साथ ही इनके अंदर महारत को जो उजागर करने के लिए 100 करोड़ रुपए को
100 की योजना लाई है। औरतों को आसानी फराहम करने के लिए खवातीन पुलिस बल में नई बहालियां की हैं। शुक्रिया। हो रही है, जिस पर आपकी सरकार छुपती साधे आज तक पहलवान के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिली? माननीय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि मैं विपक्ष के द्वारा हमारी सरकार पर एक गंभीर आरोप है। विपक्षियों को ये याद होना चाहिए कि गौ रक्षा के नाम पर हो रही मॉबिंग पर माननीय प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और जहाँ तक रही बात ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों की, तो ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस बल को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। क्या आप बातों से सहमत नहीं हो? और मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि ये अल्पसंख्यक कल्याण मातृक द्वारा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि क्यों नहीं पहुँची? अगर पहुँची तो शिक्षा पर प्राप्त करने वाली मात्रा 1.2% क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजनाओं की बाढ़ लाई है, जिसका ध्यान सदन की विपक्षी गरीबी रेखा से नीचे अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के 17 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को अच्छी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए पिछली सरकार ने 44% दिए थे, जिसको आज हमारी सरकार ने 54% बना दिए हैं, जिस कारण अल्पसंख्यकों के घरों में शिक्षा का दीप जल रहा है। और हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप की राशि को बढ़ाने का कार्य किया है। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। धन्यवाद। बोलने का मौका प्रदान किया। मेरा सवाल बुखारी पार्टी से ये है कि 2017 से 2020 के दरमियान तकरीबन 3000 हिंदू मुसलमान मज़ाबात हुए। इससे ये मालूम होता है कि मौजूदा सरकार हिंदुस्तान के आवाम के लाशों पर बैठकर हुकूमत करना चाहती है क्या? मैं आपके जरिए बुखारी पार्टी को यह याद दिलाना चाहती हूँ कि उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर का फसाद हिंदुस्तान की तारीख का इतना बड़ा फसाद है कि जिसकी आगे मौजूदा फसादों की कोई अहमियत नहीं। अगर तादादों की बात की जाए तो 70 सालों में 10,000 से ज्यादा फसादात हुए हैं। इसका जवाब है उनके पास। मैं आपके जरिए सवाल करना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 70 सालों का हिसाब मांगते हैं, जबकि हिंदुस्तान की आवाम मौजूदा सरकार से उनकी कारकर्दगी का हिसाब मांग रही है। मौजूदा सरकार ने पत्थरबाजों को सबक सिखाने का काम किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचेगा आखिर इसका अंजाम क्या होगा। हमने दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलवाए जिससे उनके हौसले पर। सदर मोहतरमा, वाह क्या बात है। खास तबके के लोगों को टारगेट कर बेघर कर देना, यह है इनकी कारकर्दगी। शर्म आनी चाहिए वज़ीर दाखिला को। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई दंगाई है तो उसे सजा देने के लिए भारतीय कानून है, उसके लिए कोर्ट है। ये कौन सी बात हुई कि उसके घरों को जमींदोज कर देना, उनकी बीवी बाल बच्चों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देना? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कौन सा न्याय है? मैं इस न्याय को नहीं मानती। मैं यहीं पर इस संसद को स्थगित करती हूँ। प्रधानमंत्री मैं इस संसद को स्थगित करने की मांग कर रही हूँ। प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, शांति प्रधानमंत्री, फिर बोलो शांति